नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है 5 मिनट में एलएलबी करें। दोस्तों, एलएलबी करने का मतलब ये नहीं है जो केवल आप कोर्ट में प्रैक्टिस करें। एलएलबी का मतलब ये है जो कि आप को एक नॉलेज हो। जैसे मैं सिर्फ एलएलबी कर रखा हूं और मैं कोई कोर्ट में प्रैक्टिस तो नहीं करता हूं, तो लेकिन ये हमारे पास जानकारी है। तो इस तरीके से आप भी अगर कुछ जानकारी हो जाए तो आप मिला जुला करके आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ 5 मिनट की बात इसलिए कि 5 मिनट में मैक्सिमम इसके सिलेबस के बारे में और इसकी जो मेन थीम है उसको मैं बता सकता हूँ। एलएलबी का फुल फॉर्म होता है लेगम बैक्लोरियस। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एलएलबी का बैचलर ऑफ लॉ। तो इसमें जो मुख्य पार्ट्स होते हैं, इसमें इंडियन लीगल सिस्टम, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्रिमिनल एक्ट, इसके बाद टैक्सेशन लॉ, इसके बाद एविडेंस एक्ट। तो ये सारी चीज़ों का मूल भाव क्या है? अगर आप सबसे पहले इंडियन लीगल सिस्टम के बारे में जाने तो इंडियन लीगल सिस्टम में क्या है, जो कि इतिहास बनाया है, जो कहाँ से इंडिया का लीगल सिस्टम आया है। जैसे अंग्रेज जो हमारे इंडिया पे राज किए तो उनका एक प्रभाव रहा है यहाँ पे। उसके अलावा क्या है, इंडियन लीगल सिस्टम किस तरीके का चलता है। इंडियन लीगल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, जो जस्टिस जो है किसी को मिले ना मिले लेकिन इनजस्टिस नहीं हो। मतलब कहने का मतलब, अगर 100 अपराधी छूट जाता है तो छूट जाए, लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं मिले। तो अब देख लीजिए इस सिस्टम में क्या है, मतलब इसमें डिले होगा। आप जितना आगे खींच सकते हैं इसको खींचा जा सकता है। इसलिए हमारे देश में कोई आदमी कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ता, मतलब आप भी कोर्ट के चक्कर में ना पड़े। तो ये इंडियन लीगल सिस्टम ही कहता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब यहां पे डिले होगा। डिले इसलिए होगा कि किसी भी निरपराध को अपराधी के श्रेणी में ना मिले, भले ही अपराधी बच निकले। मतलब ये हमारा इंडियन लीगल सिस्टम है। अब दूसरा समझ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। हमारी जितनी भी लॉएं बनी है, जितनी भी कानून ने बनी है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करके आया है। मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वही प्रोविजन हमारे इसमें चल रहा है। और दूसरा एक चीज ये भी है, जो भी हमारे जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर के कोई भी, वो हमारे कोई भी जस्टिस कोई कानून बना के नहीं देते हैं, कोई सजा ऐसे नहीं देते हैं कि जो वो अपनी तरफ से दे देते हैं। जो हमारे लॉ में है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज के बारे में बताते हैं, जो ये चीज है ये आपने पालन नहीं किया। तो सबसे बड़ा क्या लॉ है? ह्यूमनिटी। अगर आप मानवता को बरकरार रखते हैं, किसी भी चीज में जाकर के आप मानवाधिकार या मानवता को प्रूफ कर दिए, तो इसका मतलब है जो आप लीगलाइज्ड हैं। मतलब ये दूसरी चीज होगी। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से डिराइव होकर के आया है। मतलब विधायिका कानून बना करके देती है और ये कार्यपालिका लागू करती है। और न्यायपालिका केवल उसका व्याख्या करता है, उसका व्याख्यान बताता है। ये करके पढ़ लिख करके बस उतनी ही काम है उसका कोई कानून बनाना नहीं है काम। बस वो आदेश दे देगा, किसी को भी आदेश दे देगा, भाई ये लॉ संगत है और ये आपको मानना पड़ेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कौन बना सकता है? 18 साल से नीचे का जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। वो मेजर होना चाहिए, 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब वो पागल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, जो मतलब बैंकरप्ट दिवालिया टाइप का आदमी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट का भी एक ये है। कॉन्ट्रैक्ट का एक ये भी चीजें हैं, जो निबंधित कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए तो सबसे ज्यादा वैल्यू होगा, मतलब रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है। दूसरा, स्टाम्प वैल्यू पे ज्यादा ध्यान दिया गया, जो कितनी वैल्यू का, अधिक से अधिक वैल्यू का अगर स्टाम्प पे आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो ज्यादा मूल्यवान रहेगा। अगर आप फॉर्म से भी करते हैं तो भी आप कहाँ बैठे हैं, जिस स्टेट में आप बैठे हैं तो आपका वहां का जुरिस्डिक्शन करेगा, और जो दूसरी जगह का है तो उस वहां का करेगा। मतलब जहां से एक्सेप्टेंस हुआ है वहां पे लागू हो जाएगा। तो मतलब बहुत सारी चीजें ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होता है। इसके अलावा क्रिमिनल एक्ट है। क्रिमिनल एक्ट में कई चीजें ये बताई जाती है, जो कौन मेंस रिया और एक्टस रिया पर ध्यान जाता है। मेंस रिया क्या मतलब, अगर किसी को काट दिया, क्यों काट दिया, इसके पीछे की मतलब ये एक्ट किया उसने काटने का, लेकिन मार दिया, मर्डर कर दिया, लेकिन क्यों कर दिया,
इसके पीछे कोई प्लानिंग थी, पहले से थी, या एट रैंडम वो मारने गया और बदले में उसका जवाब में वो ऐसे मारा जो मर ही गया, तो फिर उस पर वो मर्डर का कानून नहीं लागू होगा। इस तरीके से इनकम टैक्स लॉ भी है। इनकम टैक्स लॉ में क्या है, ये नहीं है जो इनकम टैक्स की पूरी पढ़ाई है जो ऐसे ऐसे आईटीआर भरना, ये सब नहीं है। ये है कि कौन टैक्सेबल होगा, कौन नॉन टैक्सेबल होगा, और किस तरीके की चीज़ों को उससे अलग करके रखा गया है भारत के संविधान में, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इस तरीके की चीज़ों में नहीं लगती है। तो ये सब चीज़ें उसमें इनकम टैक्स लॉ में पढ़ाई होता है। उसके बाद लेबर लॉ है, जो लेबर लॉ जो बना हुआ है भारत सरकार ने, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, इस सब को लागू करने का है। तो इस तरीके से मिला जुला करके सारी लॉ को जो है एक तरह से, इसके अलावा एक लॉ ऑफ टॉट भी होता है। जैसे मान के चलिए आप कोई ऐड करने के लिए कोई बड़ा सा बोर्ड लगा दिए और वो बोर्ड किसी तूफान में गिर गया, तो आपकी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो आपके कारण वो तो कोई मर गया, तो आपको लॉ ऑफ टॉर्ट में भी कुछ ना कुछ सजा होता है, कुछ ना कुछ उसमें पनिशमेंट होता है। जैसे आप किसी को गाली देते हैं, किसी का मान हानि करते हैं, तो लॉ ऑफ टॉर्ट होता है। इस तरीके से आप 5 मिनट में लगभग सब कुछ जान गए होंगे। तो पीएन जाके सोल्यूशन मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक ज्ञान की बातें पहुंचे। धन्यवाद।